Happy Teas to one and all. Same to you, ma'am. Thank you. हाँ, तो कल अपन डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स को ही। क्वेश्चन 10 इस तरह के सीबीएसई में बेसिकली, अब मुझे नहीं पता राजस्थान बोर्ड का क्या पैटर्न रहेगा, लेकिन मे बी हो सकता है सेम रहे। तो जो करेक्ट सीक्वेंस में जो इवेंट्स हैं इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। आप बताएंगे पहले तो, ठीक है। यूएस इन्वेजन ऑफ इराक अंडर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है, ये कब हुआ था ये आपको रिकॉल करना है। बॉम्बिंग ऑफ द यूएस एम्बेसीज इन नैरोबी, केन्या एंड तंजानिया, अटैक ऑन नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इराक्स इन्वेजन ऑफ कुवैत। सबसे पहले क्या हुआ था? मैम डी। सबसे पहले मैम डी। एक मिनट। सबसे पहले क्या होता? इराक्स इन्वेशन ऑफ कुवैत, सबसे पहले पढ़ा था अपन ने ये टॉपिक, ठीक है। फिर क्या हुआ था? फिर बताइए क्या हुआ था? कुवैत के तुरंत बाद क्या हुआ था? नैरोबी और केन्या तंजानिया में यूएस एम्बेसीज में बॉम्बिंग हुई थी। हुई थी ना। सबसे पहले इराक इन्वेशन ऑफ कुवैत, कुवैत में वो धमकियां वमकियां दे रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो टेररिस्ट थे इन्होंने नैरोबी, केन्या, तंजानिया में जो यूएस एम्बेसीज थी उसमें अटैक हुआ था, बॉम्बिंग हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था? भाई सबसे पहले कुवैत इन्वेड किया इराक ने, फिर उसके बाद एम्बेसीज जो यूएस एम्बेसीज थी इन जगह पे वहां पे अटैक हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ था? सी। हाँ बिल्कुल, अटैक ऑन नॉर्थ एंड साउथ टावर। फिर क्या हुआ था? यूएस इन्वेशन ऑफ इराक अंडर ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी फ्रीडम का नाम दिया गया था उसको, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या छुपाऊंगी मैं? ओके, व्हेन डिड द एरा ऑफ यूएस हेजेमनी स्टार्ट? 1991। यूएस हेजेमनी कब स्टार्ट हुई? जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तब उसने हेजेमनी अपनी स्टार्ट कर दी थी। यूएस की स्टार्ट हो ही गई थी, उसने क्या करी थी? हो ही गई थी, ठीक है। 1991। व्हाट इज मेंट बाय यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स? यूएस हेजेमनी का क्या मतलब है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? यूएसए जो कि एक डोमिनेंट पोजीशन में आ गया था वर्ल्ड में, मिलिट्री, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एज वेल एज कल्चरल फील्ड में, पूरा डोमिनेंस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका एस्टेब्लिश हो गया था। भाई मिलिट्री तो वो बता ही चुका था, जब इराक पे उसने अटैक किया था किसी की नहीं सुनी थी। पॉलिटिकली आपने देख ही लिया, पॉलिटिकल जैसे बोला जाता है कि जो हमारा फेडरेशन है ना वो ट्रू नहीं है। अमेरिका का फेडरेशन ट्रू फेडरेशन है, हमारा क्यों नहीं है? हमारे सेम सिस्टम वही है, ऑर्गन्स वही हैं, लेकिन हमारे जो फेडरेशन है उसको ट्रू फेडरेशन नहीं कहा जाता पॉलिटिकली, अमेरिका के वाले को सही कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? हमारा इंडिया क्या है? वास्ट कंट्री है ना, उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग है, अमेरिका की अलग है। जो फेडरेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर, तो हमारे यहाँ जो डिवाइड हुई है वो अकॉर्डिंग टू स्टेट हुई है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो सब पॉपुलेशन सेम है, कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं, तो यहाँ पे लिमिटेड मतलब हर स्टेट की एक लिमिटेड सीट्स फिक्स्ड हैं। तो इसलिए हमारे इंडिया को ट्रू फेडरेशन नहीं कहा जाता, यूएसए को कहा जाता है। तो ये पॉलिटिकली एक बेवकूफ बनाने का काम है, जबकि हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ी सी, ज्योग्राफिकल क्या वैसे भी हमारे एरियाज वास्ट कंट्री है तो इसमें सिचुएशंस अलग है। खैर
ठीक है। कल्चरल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड में तो वो है ही, मैंने कहा था कि एमएनसीज वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट में इनकी एमएनसीज एस्टेब्लिश्ड है, तो और एमएनसी से डायरेक्ट फायदा किसको है? यूएस को है। कल्चरल फील्ड में अपन ने देख ही लिया कि कितने इन्फ्लुएंस है, हम कितने वेस्टर्नाइज हो गए, सब कुछ वेस्टर्नाइज हो गया है हमारा, इतने इन्फ्लुएंस है। मूवी देखनी है तो वो ये सब चीजें, फूड खाना है तो अमेरिकन, ये हमने अब स्टेटस बना लिया है कि हाँ ये प्रेस्टिजियस हो गया हमारे लिए। तो अमेरिका ने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन हम फिर भी इस कल्चर से, तो पूरा डोमिनेशन जो है यूएसए का पूरे वर्ल्ड में सारे फील्ड्स में डोमिनेशन एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, विजिबली और अनविजिबली। नेम द फर्स्ट बिजनेस स्कूल, ये मैंने कहा भी था, यूएसए में 1881 में एस्टेब्लिश हुआ था, तो वॉर्टन स्कूल दे रखा है। Which event does 9/11 refer to in the context of contemporary world politics? Which incident was related to 9/11? ये सबको पता है। 19 हाईजैकर्स थे जिन्होंने अरब कंट्रीज में हेल किया था। अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट थे, कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे, उनको अंडर कंट्रोल कर लिया था, हाईजैक कर लिया था, और इनको इंपॉर्टेंट बिल्डिंग से इनको क्रैश करवा दिया था। जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने फिर एक ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च किया था इस हमले के अगेंस्ट, टेररिज्म को कर्ब करने के लिए। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म? ये अपन कल डिस्कस कर चुके हैं क्या? नहीं। नो मैम। 2 अगस्त 1990 में इराक इन्वेडेड कुवैत, इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को। यूएन मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स, जबरदस्ती का घुस गया था उसने, कुवैत को लिबरेट करा दिया था। इसको बोलते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। हाउ डिड द यूएस रिस्पॉन्ड टू द 9/11 अटैक्स? मतलब क्या रिस्पॉन्स था अमेरिका का 9/11 इंसिडेंट पे? जो यूएस प्रेसिडेंट जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने एक लॉन्च किया था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, इस सब के अगेंस्ट था, जिसमें जो भी सस्पेक्टेड थे, है ना, जो भी जिन पे भी डाउट था 9/11 अटैक में, उन टेररिज्म को कर्ब करना, उनको क्रश करना, है ना। बेसिकली अलकायदा और तालिबान जो रेजिमी के थे अफगानिस्तान में, इन्होंने तो ये ऑर्डर कर दिया कि वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जाओ, किसी की भी सीमा में घुसो और मार गिराओ। हिम्मत कैसे की किसी भी दादा के या किसी भी ऐसे, जो कहते हैं ना कि जो सोल सुपर पावर है, उसकी कंट्री में ऐसा करने का सोचा भी क्यों? What does the word hegemony imply? What is meant by hegemony? ये अपन कल पढ़ चुके हैं। Hegemony implies class ascendancy in the social, political, particular ideological sphere. Hard power hegemony relates to the supremacy of military power. ये अपन कल पढ़ चुके हैं। Explain hegemony as soft power. अच्छा, ये समझा सकते हो सॉफ्ट पावर क्या होती है? मैम कल्चर से रिलेटेड। हाँ। हाईलाइट एनी वन, अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, चलो अब आज रहने दो। हाईलाइट एनी वन मेन फीचर ऑफ द यूएस इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट सिस्टम पे बेस्ड है। इसमें क्या होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में? क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उनको स्टेट से बिल्कुल डिफर अलग कर दिया, उनको मतलब पूरा प्राइवेटाइजेशन कर दिया ताकि ये और डेवलप हो सके। तो ये सिस्टम इसका अमेरिका का सोशलिज्म जो यूएसएसआर का था, उसका आप रिजल्ट देख ही चुके हो, क्या डिसइंटीग्रेशन हो गया था, और अल्टीमेटली यही सबने अडॉप्ट की थी। Why was Operation Desert Storm fought against Iraq? सेकेंड अगस्त 1919 को इराक ने इन्वेड किया था कुवैत को। इमीडिएटली एक मैसिव कोलिशन फोर्स डेवलप हुई, जिसमें 660 लाख ट्रूप्स थी, जिसमें 34 कंट्रीज ने साथ दिया था अमेरिका का अगेंस्ट द इराक, एंड उनको डिफीट भी कर दिया था यूएन ऑपरेशन को। इसको डेजर्ट, कल शायद ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना? यस मैम।
ये अपन ने पढ़ा नहीं है। अच्छा, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसका पर्पस क्या था? ये भी अपन पढ़ चुके थे, WMD रोकने के लिए। देखो ये, why the dropping of atom bombs on Japan by the US towards the end of Second World War widely criticized, है ना? वो इराक में उसने लड़ने गया था क्योंकि WMD की वजह से, और खुद ने जापान में जो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, जिसमें न्यूक्लियर वेपन उसने डिस्ट्रॉय किया था, मतलब वो ब्लास्ट किया था, तो लोगों ने क्यों क्रिटिसाइज किया था? ड्रॉपिंग ऑफ बॉम्ब वाज नॉट नेसेसरी बिकॉज द यूएस इटसेल्फ न्यू दैट जापान वाज अबाउट टू सरेंडर। ये बॉम्ब, न्यूक्लियर जो वेपन ब्लास्ट हुआ था ना, जापान तो खुद भी सरेंडर करने के लिए राजी था, सरेंडर कर ही रहा था, लेकिन उसको क्या करना था? अपना डोमिनेंस दिखाना था, उसको मिलिट्री पावर शो करनी थी, है ना? शोकेस की वजह से, इस शोकेस की वजह से उन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था जापान ने। जब जापान ने पहले से सरेंडर कर दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिका ने, कि भाई सब पूरे वर्ल्ड को पता लग जाए कि वो मिलिट्री पावर उसकी कैसी है, कितनी ज्यादा है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट किया था। ये क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजी ऑफ स्टेइंग एज फार रिमूव डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल इज नोन एज, ये पढ़ाया नहीं है तो अभी डिस्कस नहीं होगा। अच्छा, एक्सप्लेन एनी टू कॉन्स्टेंट्स ऑन द, ये भी अब टॉपिक कल लूंगी मैं इसको, तब डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स हो गए, किसी को कुछ और पूछना है अभी तक? कांस्टेंट ऑन अमेरिकन पावर, ये हम कल पढ़ेंगे कि भाई वैसे तो उसने हेजमनी, पूरी हर स्फीयर में उसने हेजमनी एस्टेब्लिश कर ली थी, फिर अमेरिका पे, और वो किसी की सुनता नहीं है, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, सब तो उसके अंडर कंट्रोल है। फिर कैसे उस अमेरिका पे कांस्टेंट किया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए? तो ये कल हम इस टॉपिक को ले लेंगे, और काफी अच्छा टॉपिक है ये, कल हम वो डिस्कस करेंगे। अभी मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया है। और किसी को क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है? नो मैम। ये देखिए, चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, काफी फिलोसफिकल है, ये चीजें हैं, ये अमेरिका का डोमिनेंस है, ये सब बहुत फिलोसफिकल और बहुत ही आइडियोलॉजी बेस्ड है। ठीक है, आइडियोलॉजी की तो लड़ाई थी। और बताइए, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। तो कल अपन वो टॉपिक को क्लियर करेंगे एक बार, जो 2 टॉपिक रह गए वो कल मैं एक बार लेती हूँ, आप भी थोड़ा पढ़ के आइएगा, ठीक है? और अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? रिद्धि, जतिन, आपने लेट ज्वाइन किया है? यस मैम। तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप जो भी वर्क है आप मुझे बोलिए, मैं सेंड कर देती हूँ। नहीं मैम, वर्क मैं कर रहा हूँ, वीडियोस मैंने देखी नहीं है, अभी कुछ कुछ देखी है। चलो कोई नहीं, आप देख लेना आराम से। वैसे रिवीजन में ये सारे चैप्टर रिवाइज तो होंगे ही,